सर तो आज आपको ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एनल फिशर एंड पाइल्स, बवासीर और हरस जो होता है, उसके होने का कारण क्या है? उसके जो मेन कॉजेस है, कारण ये क्या है, किस वजह से होते हैं? ऐसा देखा गया है कि जो दर्दी को या मरीज को बहुत लंबे समय से कब्ज की बीमारी है, उन लोगों को बवासीर या फिर हरस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार प्रेगनेंसी के बाद औरतों को कई बार हरस जैसी बीमारी देखने को मिलती है। और सर ऐसा है कि जैसे किसी पेशेंट को, मरीज को जैसे डायबिटीज़ है, हैवी ब्लड प्रेशर है, तो उसको ये पाइल्स एंड फिशर कोई ज़्यादा नुकसान करेगा या ज़्यादा अच्छे से क्योर नहीं होगा, ऐसा कुछ कि जैसे इसको अवॉइड करना है? मान लीजिए मैं ही हूँ एज ए कॉमन मैन, तो मुझे अब चलिए ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए लाइफ में। ऑब्वियसली आज की जो लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो इन सब से क्या होता है कि ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन सबको रहता है। तो अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है डॉक्टर रेनिश पड़साला, MS सर्जन। सर अपना इंट्रो दीजिए। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर रेनिश पड़साला और मैं अभी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सूरत सिविल मेडिकल में जनरल सर्जरी के दौर पे काम कर रहा हूँ। मैंने अपना MS जनरल सर्जरी बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से पास किया हुआ है। ओके सर, तो आज आपको ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एनल फिशर एंड पाइल्स, बवासीर और हरस जो होता है, उसके होने का कारण क्या है? उसके जो मेन कॉजेस है, कारण ये क्या है, किस वजह से होते हैं? ऐसा देखा गया है कि जो दर्दी को या मरीज को बहुत लंबे समय से कब्ज की बीमारी है, उन लोगों को बवासीर या फिर हरस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा यदि दर्दी को TB है या फिर वो कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि HIV है या फिर लिम्फोमा जैसी खून की बीमारी है, तो उनको भी देखने को मिलता है। कई बार प्रेगनेंसी के बाद औरतों को कई बार हरस जैसी बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा है कि जिन मरीजों को कब्ज की बीमारी है, उनको आगे बढ़ के बवासीर या फिर हरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके सर, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, तेल मसाला, मतलब मैंने ऐसा कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, एंड एज ए MBBS डॉक्टर मैंने भी ये स्टडी किया है कि स्पाइसी थिंग्स एंड ऑल, मसाला, इन सब से होता है। तो आपका क्या ओपिनियन है? आपकी बात सही है। यदि दर्दी को ऐसा कुछ लेने की बहुत ज़्यादा आदत है कि यदि वो बहुत ज़्यादा तीखा तले या मसाले वाली चीज़ खाता है, तो उनको कब्ज़ ज़्यादा होता है और इसकी वजह से दर्दी को यह सब बीमारी होती है। ओके और सर ऐसा है कि जैसे किसी पेशेंट को, मरीज को जैसे डायबिटीज़ है, हैवी ब्लड प्रेशर है, तो उसको ये पाइल्स एंड फिशर कोई ज़्यादा नुकसान करेगा या ज़्यादा अच्छे से क्योर नहीं होगा, ऐसा कुछ? अच्छे से क्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि ऐसा है कि हरस या फिर मसा, उसमें यदि हमने कोई भी ट्रीटमेंट कर दी, यदि कोई दवाई दे दी, तो उसको जो रुझ आने का समय लगता है वो डायबिटीज़ या फिर प्रेशर की वजह से थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंड हो जाता है। ओके और सर ये पूछना था आपको कि जैसे इसको अवॉइड करना है, मान लीजिए मैं ही हूँ एज ए कॉमन मैन, तो मुझे अब चलिए ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए लाइफ में। ऑब्वियसली आज की जो लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो इन सब से क्या होता है कि ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन सबको रहता है। तो अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए? यदि आपको कब्ज से दूर रहना है, तो ऐसा देखा गया है कि जो यंगस्टर में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, यंगस्टर क्या करते हैं कि संडास में जो हाजत के समय बैठते हैं, तो वो लंबे समय तक फ़ोन पे बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ऐसी बीमारियां दिक्कत होती है। इसके अलावा यदि आप तीखा मसाला वाले जो भी खाद्य पदार्थ है बाहर से खाते हैं, उसकी वजह से होता है, तो आपको ये सब कम करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और जो रेशे वाले साग भाजी आते हैं, हरे साग भाजी, वो सब थोड़े ज़्यादा खाने हैं। तो उससे आपको शरीर में जो स्टूल या फिर संडास बोलते हैं, वो थोड़ा पतला होता है और कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। ओके सर, और मतलब जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो इसकी होम रेमेडीज़ में क्या ले सकते हैं? मतलब कोई दवाई जो घर पे ले सकते हैं, ऐसा कुछ? कब्ज दूर करने के लिए जैसा मैंने आपको बोला कि हरे साग भाजी वो सब कुछ ज़्यादा खाना है। इससे नॉर्मली पेशेंट को आ ही जाता है, संडास थोड़ा पतला होने ही लगता है। यदि इससे अच्छा नहीं होता है
तो बाहर मेडिकल स्टोर पे लेक्टुलोज नाम का एक सिरप मिलता है, वो ले सकते हैं, या फिर कई जगह पे इसबगुल नाम का पाउडर मिलता है, उसका सेवन कर सकते हैं। तो उससे जो दर्दी का संडास है वो पतला होता है और कफ से राहत मिलती है। ओके सर, और ये पाइल्स और बवासीर मतलब फिशर एंड पाइल्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है, मस्सा और हरस दोनों में? पाइल्स यानी बवासीर, उसमें ऐसा होता है कि जो संडास का रास्ता है वहाँ पे जो हमारी संडास के रास्ते में जो बीच में नस आती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। ओके। और यदि वहाँ से थोड़ा दर्दी को कब्ज होता है तो संडास थोड़ा कड़क होता है, तो वो वहाँ से जैसे निकलता है तो खून निकलने लगता है। ओके। तो बवासीर में दर्दी को खून ज़्यादा निकलता है, और हरस में वहाँ पे एक चीरा पड़ जाता है, जैसे हमें मुंह में या हाथ में चीरा पड़ता है, ओके। उसी तरह संडास के रास्ते में पीछे के भाग पे एक चीरा हो जाता छाला है। जैसा हो जाएगा। हाँ। ओके, और वहीं से ब्लीडिंग वहाँ से फिर खून निकलने लगता है। ओके ओके। और सर अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पेशेंट आए, तो मैं कैसे डायग्नोस कैसे करूँगा, मतलब कैसे इसकी जांच करूँगा कि पेशेंट को बता पाऊँ कि आपको ये पर्टिकुलर बीमारी है? दर्दी आपके पास या फिर कोई भी डॉक्टर के पास नॉर्मल दो तरह की कंप्लेंट के साथ आता है। एक तो यदि उसको संडास के रास्ते में से खून निकलता है, या फिर संडास करने में दिक्कत होती है, या फिर बहुत ही दर्द के साथ संडास निकलता है। तो फिर डॉक्टर सामान्यतः ऐसा सोच लेते हैं कि दर्दी को बवासीर या फिर हरस होगा। उसके लिए दर्दी को एक साइड सुला के वहाँ पे संडास के रास्ते में जांच करनी होती है। तो वहाँ पे एक लिग्नोकेन जैसा थोड़ा सा बेहोश करने वाली झेली लगाते हैं, और उसके बाद संडास के रास्ते की जांच करते हैं, उंगली डाल के, या फिर दूरबीन आता है छोटा सा, वो डाल के पूरा संडास का रास्ता देख सकते हैं, प्रोक्टोस्कोप जो बोलते हैं। ओके सर, और ये पूछना था कि चलिए अब डायग्नोस भी हो गया, इसकी जांच भी हो गई, अब ये भी देख लिया कि डायबिटीज़ है कि नहीं है, क्लियर प्रोफाइल है। अब मेरे पास कोई मिडिल एज पर्सन आता है, उसे बवासीर की तकलीफ है, तो सर मान लीजिए कोई रास्ता नहीं बचा, अब ऑपरेशन का है, तो लास्ट प्रोसीजर ऑपरेशन ही है या इससे आगे भी कुछ होगा? नहीं, ऑपरेशन हम बहुत पीछे के बहुत लंबे समय से है, या फिर दवाई से नहीं हो रहा है, तभी हम दर्दी को ऑपरेशन की सलाह देते हैं। इससे पहले हम दर्दी को सामान्यतः यही सलाह देते हैं कि वो गर्म पानी का शेक करे, थोड़ा बड़ा पानी का टब भरे और उसमें गर्म पानी रख के सुबह शाम 15-20 मिनट के लिए बैठ के गर्म पानी का शेक करना है। और कफ से दूर रहने के लिए इसबगुल पाउडर या जो भी मैंने बोला वो मसाले वाले जो खाद्य पदार्थ है वो सबका सेवन नहीं करना है। तो सामान्यतः 2-3 वीक के बाद दर्दी को थोड़ा राहत होने लगता है। यदि दर्दी को यह ट्रीटमेंट से राहत नहीं होती है, या फिर बहुत लंबे समय से, या फिर बवासीर बाहर आ रहा है, तो फिर हमें आगे सर्जरी का देखना पड़ता है। ओके। और सर मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो प्रोसीजर करवा ही नहीं रहा है, मानो कह रहा है कि ओके लेट इट बी, रहने दीजिए जैसा ही है, तो उसे कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? कोई पेशेंट है जिसको बवासीर है कई सालों से, और वो उस चीज़ में ध्यान ही नहीं दे रहा है कि चलो कोई बात नहीं, या तो पैसे की कमी है, या मेरी लाइफस्टाइल बिजी है, समथिंग कुछ भी है, तो क्या होगा इसकी वजह से? यदि दर्दी समय से इसकी जांच करा के इसका कोई भी इलाज नहीं करवाता है, तो मसा होगा दर्दी को, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा रोज़ खून निकलता रहेगा, तो फिर दर्दी में के शरीर में खून की कमी हो जाती है, और फिर वो दर्दी कमज़ोरी महसूस करने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि मसा संडास के रास्ते से बाहर आ जाता है और उसके अंदर खून जम जाता है, तो फिर उसमें सूजन आ जाती है, तो वो फिर वापस अंदर भी नहीं जा सकता है। और कई बार उसमें यदि इन्फेक्शन लगता है तो पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। ओके सर, और जैसे मैंने कहीं पे आर्टिकल पढ़ा था, क्या इसमें ऐसा है कि मतलब कैंसर वगैरह भी हो सकता है? जैसे मैं काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे पढ़ता हूँ, जैसे अब ये कॉमन लोगों को बहुत डरा देते हैं कि लोगों को, जैसे कई सारे डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं, आई डोंट नो, नेम नहीं पता मुझे, काफ़ी साल पहले मैंने एक डॉक्टर का एक इंटरव्यू ऐसे ही देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अरे ऑपरेशन करवा लो वरना तुम्हें कैंसर हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इज़ इट ट्रू सर, ये सच है? नो, हरस या फिर बवासीर से कैंसर तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दर्दी को कैंसर भी हो और उसकी वजह से बवासीर हुआ हो। ओके। तो दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम दर्दी को पहले यही सूचना देते हैं कि वो पहले आसपास के कोई भी अस्पताल में जाके डॉक्टर से एक बार जांच करा ले, उसके बाद ही आगे की ट्रीटमेंट का प्लान करें। ओके। और सर जैसे अब इसका ऑपरेशन होगा,
तो इसकी मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर टोटल ऑपरेशन की कॉस्ट क्या आएगी? यह सभी इंस्टीट्यूट या फिर अस्पताल के डॉक्टर या फिर वो कौन सी प्रोसीजर कर रहे हैं, किस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। ऐसा देखने को मिलता है कि 10 से 15 हज़ार के बीच में यह ऑपरेशन हो जाता है। ओके 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 सर। और फिर ये पूछना था, चलिए सब हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, आफ्टर दैट फॉलोअप में जैसे दर्दी को हम छुट्टी दे रहे हैं पेशेंट को, तो अब फॉलोअप के इंस्ट्रक्शन क्या देंगे उसको? सामान्यतः हम दर्दी को ऑपरेशन के बाद 1 दिन के लिए अस्पताल में रखते हैं। यदि दर्दी को अच्छा है, उस समय पे कोई भी खून नहीं निकल रहा है ऑपरेशन वाली जगह पे, तो फिर हम दर्दी को डिस्चार्ज कर देते हैं और दर्दी को बोलते हैं कि 1 या 2 हफ्ते के बाद वापस हमें दिखाने के लिए आ जाए। इस बीच हम दर्दी को यह बोलते हैं कि यदि कभी भी या फिर एक साथ बहुत सारा या फिर 2-3 दिन से ज़्यादा संडास के रास्ते में खून निकलने लगे तो तुरंत हमारा संपर्क करें। और इस बीच दर्दी को हम बोलते हैं कि तीखा तलेला या मसाले वाले कोई भी खाद्य चीज़ ना खाए और कफ से दूर रहे, और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ओके। और सर चलिए ये भी हो गया, फॉलोअप भी हो गया, आफ्टर दैट मुझे ये पूछना था कि ये फिर से होने के चांसेस कितने हैं, जैसे रिकरेंस कोई भी ऑपरेशन में होने के चांसेस थोड़े तो रहते हैं। इसमें यह पूरा दर्दी के हैबिट पे, उसकी परहेजी पे निर्भर करता है। यदि मैंने आज ऑपरेशन कर दिया लेकिन यह हुआ तो दर्दी के अपनी जो भी अच्छी आदत नहीं उसकी वजह से हुआ है। यदि दर्दी अपनी बुरी आदत शुरू रखेगा, वो बाहर का सब कुछ खाना शुरू रखेगा, वो कब्जियत का शिकार रहेगा, तो फिर वो आगे जाके वापस 10 या 15 साल बाद वापस तो होना ही है। तो ऑपरेशन से हम अभी के लिए अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए तो दर्दी को थोड़ा अपनी ओर से ध्यान रखना ही पड़ता है। ओके। और सर ये भी पूछना था, जैसे चलिए ऑपरेशन भी हो गया, समथिंग लाइक दैट, आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई केस देखा हो जो मतलब लोगों को आप बता सके कि? ऐसे तो बहुत सारे केस आए। कई बार हमने ऐसे भी पेशेंट देखे कि बहुत साल से उनको होता है बवासीर की बीमारी, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि कोई एक दूसरे से ज़्यादातर बात ही नहीं करते। एक शाय वाला टॉपिक है, एक टैबू टॉपिक है एज ए इंडियन पब्लिक। कोई अपनी फैमिली रिलेटिव्स से भी नहीं बात करता है और डॉक्टर से बात करने से भी थोड़ा हिचकिचाता है। तो हमारे पास तो बहुत लेट स्टेज में आते हैं दर्दी। तो एक बार एक ऐसा पेशेंट आया था, 62 ईयर जितना उम्र था, और जब हमने देखा तो पहले तो दर्दी ने बोला ही नहीं था कि मुझे बवासीर की बीमारी है। वो ऐसे ही आया था कमजोरी के साथ। जब हमने सभी जांच करवाई तो उसमें सिर्फ 3% ही खून की रिपोर्ट आया था, और जब ज़्यादा हमने दर्दी को प्राइवेट में जाके पूछा तब उन्होंने बताया कि उनको 10 साल से बवासीर की बीमारी है। और एक बार ऐसा भी पेशेंट आया था कि उसमें हमें शुरुआत में ऐसा लगा था कि दर्दी को बवासीर है, लेकिन जब आगे जांच की, दूरबीन का तपास किया, सोनोग्राफी की, तब जाके मालूम हुआ कि उसको ऊपर के ओर कैंसर की गांठ भी है। ऐसा कई बार आता है। कई बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि पूरा का पूरा मसा बाहर आ जाता है और वो उसमें खून जम जाता है, तो अंदर भी नहीं जा सकता, दर्दी बैठ भी नहीं पाता, सो भी नहीं पाता है, इतना दर्दनाक होता है। ओके ओके। तो आपके हिसाब से कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन से दूर रहिए। वैसे ही आयुर्वेदिक में सर कहा गया है कि विथ योर परमिशन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है, पेट के रोगों से मुक्ति तो सारे रोगों से मुक्ति। सही बात है। ओके, थैंक यू सर।